नमस्कार साथियों। कल सभी को एक लेटर मिला होगा, डोर टू डोर एक लेटर दिया गया है। ऐसा क्लेम किया गया है कि ये एओ बोर्ड के द्वारा दिया गया है, पर ये लेटर देखने के बाद इसमें ना तो कहीं कोई डेट है और ना ही किसी का ऑथराइज सिग्नेचर है कि किसके द्वारा भेजा गया है। और देखिए, इसमें जो मोटा मोटा कंसर्न दिखाया जा रहा है उसमें ये कंसर्न दिखाया जा रहा है कि हम हैंडओवर लेना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं होगी, हैंडओवर होना चाहिए। पर हैंडओवर मतलब क्या? सबसे पहले तो ये है कि हैंडओवर पता होना चाहिए कि हैंडओवर क्या है, क्योंकि हैंडओवर तो एक वेग टर्म है, बहुत वृहद टर्म है, इसमें कुछ भी आ सकता है। तो जैसा कि हमारी पिछली मीटिंग में भी डिस्कशन हुआ था और काफ़ी देर बातचीत हुई थी एओ बोर्ड के सदस्यों के साथ, तो हमने यही बोला था कि जो एओ बनता है, एओ बोर्ड बनता है, ये एओ एज पर एक्ट बनता है। जो एक्ट है यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010, तो इनके कुछ रूल्स हैं, बाईलॉज हैं, राइट, उनको कंसीडर करके ही ये एसोसिएशन बनाई जाती है। तो जो एसोसिएशन बनाई जाती है, तो जो इसमें हैंडओवर लिखा है GC5 का, और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन वो 5th एवेन्यू/GH01 के नाम से है। तो एक तो ये पॉइंट क्लियर कर लिया जाए कि जो हैंडओवर होने वाला है वो GC5 का होने वाला है या 5th एवेन्यू का होने वाला है, और एसोसिएशन किस नाम से रजिस्टर्ड है। दूसरा, ये जो एक्ट होता है, ये एक्ट पे मैं बार बार क्यों फोकस करता हूँ, क्योंकि एक्ट इसके जो प्रावधान है और जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है वो अप्रूव्ड लेआउट प्लान के तहत है। और अप्रूव्ड लेआउट प्लान के तहत जो इसमें एड्रेस है, जो लैंड का एड्रेस है, उसके नाम पे एसोसिएशन रजिस्टर्ड होती है, उसके नाम पे हमारी रजिस्ट्री होती है। और ये सब का एक लॉजिक है, और ये सब कानूनी दायरे में आए उसके लिए सब ज़रूरी है। तो एओ जो परफॉर्म करे वो ओरिजिनल एड्रेस पे परफॉर्म करे, और जो अप्रूव्ड मैप है GC5 का, अप्रूव्ड लेआउट प्लान है GH01 का, उसके तहत हैंडओवर करे। और ये अथॉरिटी, चूँकि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, तो अथॉरिटी कस्टोडियन है, अपार्टमेंट एक्ट लागू हो, उसके प्रावधान लागू हो, हैंडओवर में वो एक पार्टी हो, वो ये सुनिश्चित करे कि जिस चीज़ का हैंडओवर होना है ये उसी का इन्होंने मैप पास किया है या उसी की ओसी दी है, और जो एसोसिएशन बनी है ये उसी जगह की बनी है जहाँ का ओसी दिया गया है। इसलिए ज़रूरी है अथॉरिटी का होना, क्योंकि कोई तो एक हो ना जो वेरीफाई करे। अब इसके बैकग्राउंड पे आते हैं, बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ हैंडओवर एफर्ट्स। जो उस कागज़ या पैम्पलेट जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसमें जो पहला पॉइंट है 2019 में, वो बता रहे हैं कि एओ बनी थी पहली, तो सिग्निफिकेंट उन्होंने एफर्ट किए, स्पेशली गौर पे फोकस किया गया। गौर, अब गौर क्या है? मेरी यही सलाह है कि गौर की जगह यहाँ प्रमोटर लिखा जाए, और प्रमोटर का प्रमोटर या लेसी लिखा जाए, क्योंकि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में जो लीगल टर्म्स हैं वो लेसर है। लेसर डिनोट्स फॉर अथॉरिटी GNIDA, और लेसी डिनोट्स फॉर प्रमोटर, और रेजिडेंट जो इंडिविजुअल बायर हैं तो उनकी एक एसोसिएशन है। तो स्पेशली गौर की जगह लिखा जाए प्रमोटर, और पूरा नाम लिखा जाए गौरसंस हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे, मैप्स वगैरह। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि जो एओ बोर्ड है उनके पास मैप्स हैं, तो उनको सब पता है कि एरिया क्या है, एड्रेस क्या है, सारा कुछ है। फिर ये लिख रहा है कि उसमें हैंडओवर नहीं हुआ है, तो ये कौन सी जगह का हैंडओवर नहीं हुआ है, वो मैप क्या है, उसमें एरिया क्या है, उसमें एड्रेस क्या है, क्योंकि हमारी जो मेंटेनेंस की कैलकुलेशन है वो एरिया के बेस पे है। तो एरिया बहुत क्रूशियल और सिग्निफिकेंट रोल निभाता है इस सोसाइटी के को डिफाइन करने में। दूसरा, इन्होंने लिखा है 2021-22 के दौरान का कि एओ जो बनी थी तो उन्होंने एक्टिवली इंगेज किया अथॉरिटी को। अथॉरिटी से कैम का लेटर मिला, तो कैम को डिफाइन किया कॉमन एरिया मेंटेनेंस। तो भाई ये बताया जाए कि कैम क्या है, कॉमन एरिया मेंटेनेंस वो कौन सी है कॉमन एरिया, उसका एरिया कहाँ तक है। तो जो हम मेंटेनेंस दे रहे हैं उसका स्प्लिट होता है 85% और 15%। 85% जो GC5 के अंदर के रख रखाव करने के लिए, और 15% है टाउनशिप एरिया मेंटेनेंस करने के लिए। तो भाई ये बताया जाए कि 85% क्या है। वो 85% जो लाइसेंसी फैसिलिटी लैंड 3200 वर्ग मीटर की है, जिसको सेपरेट किया गया है पार्टीशन वॉल के द्वारा, और उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि मैप में और उसी में वो नहीं है। तो ये बताएं भाई 85% जो 3200 वर्ग मीटर अलग हो गया है वो भी उसमें 85 में आता है। तो
तो ये प्रमोटर से और प्राधिकरण से लिख के लें। और 15% में क्या है, तो वो जो 15% टाउनशिप मेंटेनेंस ले रहे हैं, क्या उसकी ओसी प्राधिकरण ने प्रमोटर को दे दी है, तो वो ओसी शेयर कर दें। और 15% एरिया क्या है वो डिफाइन कर दें, किस एरिया का मेंटेनेंस ले रहे हैं, क्या वो डे वन से बन गई थी या आज तक बन रही है। मेंटेनेंस तो बनी बनाई चीज़ को मेंटेन करने के लिए होगा, ना कि नई चीज़ बनाओगे मेंटेनेंस के पैसे से। तीसरा टर्म 2022-23 का जिसमें बोल रहे हैं एक और एओ बनी और उसने भी मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारे काम किए और हैंडओवर के लिए प्रयास किया, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब करंट स्टेट 2024-25 का एओ ने बहुत बढ़िया प्रयास किया हैंडओवर के लिए, बहुत तेज़ी से सब्सटेंशियल प्रोग्रेस हो रही है। गौर इज़ नाउ रेडी टू गिव हैंडओवर। तो गौर पहले हैंडओवर देने के लिए क्यों रेडी नहीं था, अब क्यों रेडी है। और ये बताया जा रहा है कि वो रिजॉल्व करेंगे सीपेज इशू, एसटीपी को फंक्शनल बनाएंगे, रिपेयर गार्बेज मशीन, पे 100% ऑफ द आईएफएमएस, पे पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज 2021-22 के दौरान और कंट्रीब्यूट टू एओ मेंबरशिप फीस। तो अब ये बताइए, इसमें जो रिजॉल्व सीपेज इशू, इसका मतलब इनको पता है कि सीपेज इशूज़ हैं और इन्होंने रिजॉल्व अब तक नहीं किया, तो क्यों नहीं किए। और एसटीपी को फंक्शनल बनाएंगे, यानी कि एसटीपी फंक्शनल नहीं है, एसटीपी को फंक्शनल बनाएंगे। तो क्या कहीं ये सारी चीज़ें प्रमोटर ने लिखित में एओ बोर्ड को दी है या वर्बल कमिटमेंट चल रहा है। लिखित में नहीं दिया तो लिखित में लीजिए। 100% आईएफएमएस, 100% आईएफएमएस तो दे ही रहा है, वो 100% आईएफएमएस दे रहा है, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें काट रहे हैं, जैसे कि टीएमसी काट रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काट रहे हैं, और भी चीज़ें काट रहे हैं। तो पूरा 100% एफएमएस एओ बोर्ड के अकाउंट में जमा करें, उसके बाद जो उनको लेना है वो अलग से लेटर दें, जब अकाउंट में आ जाएगा तब देखा जाएगा। तो अब एक बात बताइए, जैसा वो कह रहे हैं कि अब हैंडओवर अगर प्रोसेस ऑन है तो हैंडओवर प्रोसेस के दौरान वो ये सारी चीज़ें कर दें, किसने रोका है उनको करने के लिए। और जहाँ जहाँ इन्होंने कमिट किया था कि ये करेंगे, तो फिर वहाँ क्यों नहीं किया अब तक। जैसे GC4 में किया इन्होंने, GC6/1 में किया, GC1 में किया कि बोला 90 दिन में कर देंगे, और 180 और 200 दिन से ज़्यादा लगाया और अभी तक उस हिसाब से नहीं हुआ और पेमेंट ली है उसकी। तो मेरा ये सवाल है कि जब आप हैंडओवर करने चाह रहे हो और आपको पता है तो हैंडओवर का प्रोसेस ऑन है, तो आप ये सारी चीज़ें कर दीजिए। अगर आपको करना है लिखित में दीजिए। दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ डिलेड हैंडओवर। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ डिलेड हैंडओवर, इफ़ द हैंडओवर हैड अकर्ड इन 2021 तो 95% आईएफएमएस कलेक्ट कर लिया जाता, जो कि अब 3 करोड़ हो जाता। तो भाई आईएफएमएस देने से उनको किसने रोका था। डिमांड क्या थी कि एज पर एक्ट और अप्रूव्ड लेआउट प्लान एंड अप्रूव्ड मैप के हिसाब से हैंडओवर कर दो। तो आपने क्यों नहीं किया अब तक, प्रमोटर ने अब तक क्यों नहीं किया, किसने रोका था। और इंटरेस्ट 3 साल का लगा के 80 से 1 करोड़ हो जाता, मैं कहता 80 करोड़ हो जाता। तो भाई जब उन्होंने हैंडओवर दिया नहीं तो किसने उनको रोका था देखने के लिए। फिर आवर एग्जिस्टिंग टीएमसी इन फॉर्म ऑफ एफडीज वुड हैव एडेड टू टोटल फंड टेकिंग द टोटल क्लोज टू 6 करोड़। फिर वही बात है, जो टीएमसी है पहले वो डिफाइन करिए, टीएमसी क्या है। क्या वो ओसी मिल गई है जिस एरिया का टीएमसी लेना है उनको। टीएमसी हम दे नहीं रहे या वो ले नहीं रहे, वो बता दें कि टीएमसी का एरिया क्या है, कितनी एरिया का टीएमसी ले रहे थे और क्या उसका ओसी प्राधिकरण से मिल गया, तो हम लोगों के साथ शेयर कर दें। भाई कोई मना क्यों करेगा, रेजिडेंट तो दे ही रहे हैं ना टाउनशिप मेंटेनेंस। अब वी कुड हैव ऐड ए न्यू डीजे सेट, मुझे लगता है टाइपो मिस्टेक होगा, डीजे की जगह डीजी होगा। तो वर्किंग एसटीपी एंड गार्बेज मशीन, सीपेज इशूज़, ये सब इमोशनल है। फिर उसके बाद 1 कोट ऑफ बिल्डिंग पेंट एज गौर वॉज रेडी टू डू दीज ऑन टाइम। गौर अगर ये 1 कोट बिल्डिंग का पेंट करने वाला था तो भाई किसने उनको रोका था, क्यों नहीं हुआ अब तक। अच्छा, जहाँ इन्होंने टाइम पे हैंडओवर दे दिया है वहाँ क्या किया था इन्होंने, बिल्डिंग कोड नहीं किया था, क्या लिखित में दे रहे हैं ये। और भाई GC4, GC6/1, GC1 में तो टाइम पे हैंडओवर हो गया इनके हिसाब से, क्योंकि वहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वहाँ पे तो नहीं किया उन्होंने पेंट। अब यहाँ पे पेंट कर दें, अगर ये हैंडओवर कराना चाहते हैं तो, और प्रोसेस ऑन है, तो हैंडओवर ये पेंट कर दें या लिखित में दें कि भाई हम पेंट करेंगे। दूसरा, पोटेंशियल रिस्क एंड चैलेंजेस, 1 ऑफ अवर 750 kVA डीजी सेट पुअर कंडीशन में है, बदहाल स्थिति में है और उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए या उसको रिपेयर चाहिए। तो अगर हैंडओवर नहीं होगा तो हमारे ऊपर आ जाएगा। तो अगर जब हमको पता है कि ये 750 kVA का डीजी
बदहाल स्थिति में है और प्रमोटर ये मान रहा है, तो हम तो टेक्निकल है नहीं डीजी के, तो अब वो अगर उनको पता है तो एओ बोर्ड को तुरंत एक लेटर जारी करना चाहिए प्रमोटर को कि इसकी जो कंडीशन है इसको आप रिपेयर कराइए, और प्रोसेस जब हैंडओवर का ऑन है तो इसको उसी दौरान ठीक कराइए, क्योंकि जब वो हैंडओवर के दौरान भी ख़राब हो जाएगा तो भी जवाबदेही तो उन्हीं की होगी ना। उन्होंने अब तक क्यों नहीं किया इसको, और हैंडओवर प्रोसेस में ख़राब होगा तो उन्हें ही करना पड़ेगा। हर चीज़ में करके देंगे, ये देंगे क्या होता है, हर जगह गे अरे अभी आप करके दीजिए, आप करिए, आपको पता है कि ये रिस्क पे है तो आप इसको पूरा कर दीजिए, आपके संज्ञान में है, इसका संज्ञान लेकर इसको काम करिए। दूसरा पॉइंट है कि एफडी को तोड़ देंगे, एफडी को तोड़ देंगे, क्यों एफडी को तोड़ देंगे, एफडी को क्यों तोड़ देंगे? जब प्रमोटर ने एक्नॉलेज किया कि कंडीशन ख़राब है और ये करना है तो ये पूरा कर दें। लीगल कंसिडरेशन, इसमें रिट पिटिशन को RIT लिखा हुआ है, WRIT होता है रिट। तो इसमें जो स्टिल्ट पार्किंग का बता रहे हैं रिट में, अब इट में भी रिजेक्टेड रूल्ड सम रेजिडेंट सिंग रेट लोकेशन। अब रिलेशनशिप अथॉरिटी के साथ ख़राब हो जाएंगे। रिलेशनशिप अथॉरिटी के कौन से रिलेशनशिप अथॉरिटी के साथ ख़राब हो जाएंगे? हमें कौन सा वहाँ कुछ रोटी बेटी का संबंध करना है या कुछ रिलेशन बनाना है? अरे सिंपल सी रिक्वायरमेंट है अथॉरिटी से कि जो चीज़ का आपने मैप पास किया है, जिसका आपने OC दिया है, उसके तहत उसको हैंडओवर करा दीजिए, उसमें हमको कौन सा रिलेशन बनाना है। और यहाँ पे आपने नॉन FAR जो स्टिल्ट पार्किंग है उसमें फ्लैट बना दिए हैं। आपने अपने ही OC और लैंड लीज डीड एग्रीमेंट जो 32 वर्ग मीटर पे ये कंस्ट्रक्शन हुआ है इलीगल, वो तो लैंड लीज डीड एग्रीमेंट का साफ वायलेशन है। तो अथॉरिटी ये अपने जो काम है, जो जिस चीज़ के लिए वो करे, हम कौन से उनसे अंडी फेवर ले रहे हैं? हम सिर्फ ये बोल रहे हैं एज अ रेजिडेंट कि आपने जो मैप पास किया है, जो OC दी है उसके तहत और लेआउट प्लान उसके तहत हमारा हैंडओवर करा दीजिए, ये हमारा राइट है। हम कुछ नया तो मांग नहीं रहे और ना ही हमें कोई उनके साथ रिलेशनशिप बनाना। कौन सा रिलेशनशिप है? ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है तो तीनों पार्टी बराबर, आप उसके कस्टोडियन हो, अथॉरिटी कस्टोडियन है। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साफ चलता रहे, लैंड लीज डीड एग्रीमेंट चलता रहे, यूपी अपार्टमेंट एक्ट के रूल्स बायलॉज, उसके नियम उपनियम, ये सब का पालन होता रहे। ये माननीय हाई कोर्ट ने बताया है अपने एक जजमेंट में कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, GNIDA की है। समरी फिर DG सेट लीगल कॉम्प्लिकेशन, तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर DG का कोई वेंडर है, प्रमोटर का कोई वेंडर है जिनसे उन्होंने रेंट पे DG लिया हुआ है, तो वो उसका केस कर रहा है, वो उनका है। और इफ़ द वर्डिक्ट फेवर्स द कंपनी, मतलब मुझे यहाँ पे लग रहा है ये प्रमोटर का दर्द है जो कि एज इट इज़ बयां किया जा रहा है, तो ये प्रमोटर का दर्द है। प्रमोटर टाइम पे हैंडओवर कर देता तो ये तो सिचुएशन ना आती। इसमें हम क्या कर सकते हैं? मान लो DG किसी वेंडर का है, तो DG के जो बीच में उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा वो प्रमोटर और वेंडर के बीच में हुआ होगा, वो हमको सप्लाई दे रहा है, वो पैसे दे रहा है, तो ये तो गौर का है, गौर मैनेजमेंट और जो प्रमोटर है उसको देखना है। समरी एंड नेक्स्ट स्टेप्स बेस्ड ऑन करंट सिनेरियो, AO रिकमेंड्स कंसिडरिंग द हैंडओवर। तो हैंडओवर के लिए कोई भी नहीं मना कर रहा है, खासकर मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं यही कह रहा हूँ कि जो एक एक्ट है, एक्ट के तहत, उसके नियमों के तहत, उसके प्रोविज़न के तहत अप्रूव्ड मैप, अप्रूव्ड लेआउट प्लान और OC के तहत हो, बस इतनी ही गुजारिश है। और ये लास्ट जो सो कॉल्ड GBM बुलाई गई थी और कोरम की वजह से हुआ नहीं, तो उसमें भी ये डिस्कस हुआ था। और पिछले आई थिंक ट्यूसडे को इस पे वोटिंग भी कराई गई है, उसमें भी यही सब पॉइंट्स थे। तो इस वाली मीटिंग में भी यही सब है रिपीटिशन। तो मेरे हिसाब से मेरा एक निवेदन है AO बोर्ड से, कृपया शांत दिमाग से बैठकर सारे डॉक्यूमेंट जो आपके पास हैं उनका अध्ययन करें। जो नहीं है, प्रमोटर नहीं दे रहा है और हैंडओवर देना चाह रहा है, तो प्रमोटर से ले लें या अथॉरिटी से ले लें, और फिर जो रेजिडेंट के हित में है और जो रेजिडेंट कह रहे हैं उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। इसी में ही सबकी भलाई है, इसी में ही GC5 की भलाई है। और मेरी उम्मीद है कि AO बोर्ड ऐसा ही करेगी, क्योंकि वो लार्जर जो रेजिडेंट हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कटिबद्ध हैं और जिसके लिए एसोसिएशन बनाई गई। धन्यवाद। अगर कहीं कोई भूल चूक हो गई हो, मेरा मकसद ये नहीं है कि इसमें कुछ गलतियां निकालना है, बस मेरा मकसद ये है कि हम लोग
अवेयर रहें, जागरूक रहें, और उसके बाद अनजाने में अगर कोई गलती होती है तो वो दूसरी बात है, लेकिन सोच समझ कर ही निर्णय लें। धन्यवाद।